Yes, very good evening to when all present over here. Okay, today we are going to start new chapter, right? Yes, sir. ओके, सबको सबको एनर्जेटिक रहना चाहिए, सबको चार्ज रहना चाहिए, ऐसे नहीं ढीला नहीं रहना चाहिए. ओके, यस. Yes, sir. Yes, सब लोग का कैसा कैसा है, वीकेंड कैसा रहा? सर अच्छा था। अच्छा रहा हाउ वाज द एग्जाम? सर, गुड। इट वाज सर अच्छा केमिस्ट्री ना? रहा। या इट वाज केमिस्ट्री ना? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके. तो आप लोग सब मैनेज कर रहे हो अच्छी तरह से आपका स्कूल का एंड एज वेल एज दिस नीट का स्टडी? यस सर। ओके, आपको तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा. स्ट्रगल इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ, राइट? यस कोई सर। Yes, sir. अगर कोई एक एक परेशानी नहीं है तो दूसरी कोई ना कोई परेशानी जरूर होगी, जरूर होगी. तो इन सब परेशानियों से, सब स्ट्रगल से हमें उभर के आगे जाना होगा, राइट? तो चैलेंज तो रहेंगे, चैलेंज ही आपको डेवलप करेंगे ना. तो चैलेंज आर द पार्ट ऑफ लाइफ एंड दैट एक्चुअली डेवलप यू. Okay, so very good evening once again. We are going to start new chapter from today's onwards, and that is the human physiologist this chapter and chapter number 17, breathing and exchange of gases, right? Breathing and exchange of gases. Okay, so new chapter from the human physiology. Okay, so स्क्रीन का चेंज हो रहा है ना, लैगिंग नहीं हो रहा है ना कोई? हेलो. नो सर। No, sir. Okay, so we're going to start the new chapter, and that is the breathing and exchange of gases. Breathing and exchange of gases. So हर ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है ना, उसका वेटेज है 2 to 3 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 क्वेश्चन, राइट? और उस इस चैप्टर पे थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, स्पेशली आपका जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, उस पे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी आते हैं. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट? तो पहला चैप्टर हमने देख लिया, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. उसमें हम लोग देख लेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सो एज यूजुअल फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्शन. सो वी नो दैट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ 2 types बेस्ड ऑन हाउ दे ऑक्सीडाइज देयर फूड. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, fungi, whatever the living organism, simple, complex, prokaryotic, eukaryotic, all living organisms require energy to perform various activities, and this energy is obtained from the nourishment, nutrients. Okay, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल को जिंदा रखने के लिए उनके बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस होना जरूरी होता है, और मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, और ये एटीपी या एनर्जी उनको फूड से मिलती है. तो आप लोग बोल सकते हो, आपको ऐसे लग सकता है कि सर ने अभी स्टार्ट किया है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज, और सर फिर से न्यूट्रिशन वाला ही चैप्टर का क्यों बोल रहे हैं? तो इसमें डेफिनेटली कोई ना कोई रिलेशन होगा. हमने क्या देखा कि जो हायर एनिमल्स है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, उन्होंने फूड को खाया और कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक किया सिंपल फूड में. That process is called as digestion, which is brought about by mechanical and enzymatic digestion. तो उससे क्या हुआ, पॉलीमर, ऑलिगोमर या डायमर जो थे हमारे डाइट में, खाने में, उनका ब्रेक डाउन होके वो बन गए मोनोमर, और वो मोनोमर एब्जॉर्ब हो गए किसमें?
ब्लड में या लिम्फ में, अल्टीमेटली ब्लड में ही एब्जॉर्ब हो गए और ब्लड ने सब जगह उनको घुमाया और उनको सेल्स तक पहुंचाया। तो सेल ने उसको फिर से ले लिया अपने अंदर और सेल ने उनको यूज किया, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। ये तो हो गई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात, लाइक ह्यूमन बीइंग या अदर हायर एनिमल्स। लेकिन जो सिंपल से सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म आइदर यूनिसेलुलर भी होगा या मल्टीसेलुलर होगा, व्हाटएवर, तो उसमें प्रोसेस क्या होती है, वो कोई ना कोई चीज को ब्रेक डाउन करता है, ओके, या फिर इंट्रासेलुलर या तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करता है और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल बना देता है। और वो सिंपल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेल में उसका ऑक्सीडेशन होता है। और हमने तो देखा डाइजेशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल स्टार्च है या ग्लाइकोजन है, तो उसको ब्रेक के बनता है मोनोसैकेराइड्स, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, या प्रोटीन से उनका बनता है अमीनो एसिड्स, फैट का बनता है फैटी एसिड्स, तो उनका सिंपल सिंपल एब्जॉर्बेबल यूनिट बनता है। ये जो ग्लूकोज बन गए एलिमेंट्री कैनल में या फैटी एसिड्स बन गए एलिमेंट्री कैनल में या अमाइनो एसिड्स बन गए एलिमेंट्री कैनल में बिकॉज ऑफ द डाइजेशन, वो जब सेल के अंदर जाते हैं तो सेल में उसका फर्दर कैटाबॉलिज्म होता है या एनाबॉलिज्म होता है। अगर सेल को कोई एनर्जी की जरूरत है, हीट एंड एटीपी की जरूरत है, तो सेल उनको ब्रेक डाउन करती है। और अगर सेल उनसे कोई मॉलिक्यूल्स, बड़ा वाला मॉलिक्यूल सेल को बनाना है, तो सेल उसका एनाबॉलिज्म करती है। एनाबॉलिज्म करती है मतलब सेल यूज करती है, सेल उसको एसिमिलेट करती है, यूटिलाइज करते, एसिमिलेट करते, आइदर टू प्रोड्यूस द एनर्जी एंड हीट और to build molecules or both depending upon the requirement, understood? तो ये जो सब मोनोमर्स है वो सेल के अंदर जाके उस, अभी जो सेल्स है वो टू टाइप्स के होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म टू टाइप्स के होते हैं, बेसिकली बेस्ड ऑन हाउ दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज द और प्रोड्यूसेस द एटीपी। एटीपी कैसे बनाते हैं, वो दो तरह से बनाते हैं, एक विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड दूसरे टाइप के सेल्स होते हैं वो विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। मतलब अगर ग्लूकोज है या फैटी एसिड्स है या ग्लिसरॉल है या अमीनो एसिड है, मोस्ट कन्वीनियंटली है वो ग्लूकोज है, तो उसको आगे जाके ब्रेक करना है, उसको ऑक्सीडाइज करना है। और ग्लूकोज के अंदर जो बॉन्ड्स है, वो बॉन्ड्स के अंदर जो एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, वो बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो वो एनर्जी रिलीज होगी और दैट एनर्जी विल बी formed into ATP and heat energy. You understood? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yeah. तो ये जो सेल एनर्जी बनाएगी न्यूट्रिएंट से, तो दो प्रकार के सेल्स होते हैं, हाउ दे प्रोड्यूस द एनर्जी। दे हैव टू ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज मतलब क्या है कि ग्लूकोज या कोई भी जो न्यूट्रिएंट है उसको ब्रेक करना है, उसको ऑक्सीडाइज करना है और उसके बॉन्ड में जो एनर्जी है वो निकालनी है और उससे एटीपी बनाना है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन टू टाइप्स के होते हैं। कौन से टाइप्स के होते हैं ऑक्सीडेशन? यस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन? हेलो, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन? कैन एनीबॉडी? हर्ष, मानसी, कैन यू आंसर? सिर्फ अपना क्वेश्चन रिपीट करना। मैंने क्या अभी 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 मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, आपको समझ में आया कि फास्ट हो गया? नो सर, स्लो था, मतलब अच्छा था, मैं समझ आ गया। हाँ, माय क्वेश्चन क्या था कि सेल दो टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन हाउ दे कैन यूटिलाइज द ग्लूकोज फॉर एग्जांपल एंड दे प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द ग्लूकोज। सेल को ऑक्सीडेशन करना है ना ग्लूकोज का या कोई भी मॉलिक्यूल का, जिससे वो एनर्जी बना सके, एटीपी बना सके। तो ऑक्सीडेशन दो टाइप के होते हैं। कौन से टाइप के होते हैं ऑक्सीडेशन? दो टाइप के सेल्स होते हैं या दो टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बेस्ड ऑन हाउ दे ऑक्सीडाइज द न्यूट्रिएंट लाइक ग्लूकोज and produce the energy. Okay, let me clear. There are two types of oxidation: aerobic oxidation and anaerobic oxidation. पता है ना आपको ये? Yes, sir. Yeah. यस सर। एरोबिक ऑक्सीडेशन या अनएरोबिक ऑक्सीडेशन। जो एरोबिक ऑक्सीडेशन है, जैसे कि
ह्यूमन बीइंग या कोई भी हायर ऑर्गेनिज्म या सिंपल ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया भी कोई कोई एरोबिक होते, कोई अनएरोबिक होते। तो एरोबिक ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि जो ऑक्सीजन लेंगे वो ऑक्सीजन विल बी यूटिलाइज एज द ऑक्सीडाइजिंग प्रिंसिपल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, एंड उस ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का या कोई भी एनर्जी मॉलिक्यूल्स का। मोस्ट प्रेफरेबली ग्लूकोज ही होता है, ग्लूकोज नहीं है तो फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स नहीं है तो अमीनो एसिड्स, दैट आई क्लियर्ड यू लास्ट टाइम, राइट? Yes, sir. हाँ, तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा? आइदर बाय यूज ऑफ ऑक्सीजन और विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन। विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बेसिकली कि ऑक्सीजन ही चाहिए ऐसा नहीं होता। इसका मतलब जो ग्लूकोज के बॉन्ड्स है वो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और उससे एनर्जी निकलेगी, उसको ही बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन कम करवाता है, एक तो ऑक्सीजन करवाता है। अगर ऑक्सीजन है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कम है ऑक्सीजन। और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो भी उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, लेकिन ये ऑक्सीडेशन विदाउट ऑक्सीजन वाला जो है वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वो पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. There are two types of oxidation, aerobic oxidation and anaerobic oxidation. Without use of oxygen जो होगा ऑक्सीडेशन वो इनकम्प्लीट होगा, पार्शियल होगा, और ग्लूकोज में या कोई भी न्यूट्रिएंट में जितनी एनर्जी रहेगी वो सारी एनर्जी बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है? फॉर एग्जांपल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का अगर अनएरोबिक ऑक्सीडेशन होता है तो उससे केवल 2 एटीपी बनेंगे, और अगर उसका एरोबिक ऑक्सीडेशन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन तो पर ग्लूकोज 38 एटीपी बनते हैं, 36 या 38 एटीपी बनते हैं। am I right? Yes, sir. 38 ATP. Yeah, so this is the way. Okay, this is the way. तो इसका जो हम लोग ऑक्सीजन, अगर हम लोगों ने रेस्पिरेशन करते हुए ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन का क्या होता है आगे जाके? ऑक्सीजन सेल के अंदर जाता है, सेल के अंदर गया तो सेल उस ऑक्सीजन की यूज से ऑक्सीडेशन करवाती है। ओके, और उससे बहुत ही ज्यादा एटीपी निकलते हैं, एक ग्लूकोज से 38 एटीपी निकलते हैं। ओके, तो दैट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑक्सीजन एट द सेल्यूलर लेवल। तो इस पूरे चैप्टर में जिसमें हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने वाले हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ने वाले, उसमें हम लोग देखेंगे कि वी एज ए ह्यूमन बीइंग and some other examples, related examples of some other animals, how they take the oxygen from the atmosphere, how this oxygen enter into their cell, और सेल के अंदर जाने के बाद वो ऑक्सीडेशन करेगा और एटीपी बनाएगा, और बाय प्रोडक्ट जो होगा, मेन प्रोडक्ट होगा एटीपी और बाय प्रोडक्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड वो सेल से बाहर निकलता है और बॉडी से बाहर निकलता है। सो इट इज ऑक्सीजन का अंदर लेना, ऑक्सीजन से सेल में ऑक्सीडेशन होना, CO2 बनना, CO2 का बॉडी से बाहर निकलना। ये दिस इज द एंटायर स्टोरी ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. यस। अगर आपको यहाँ तक का क्लियर है तो थम्स अप बना सकते हैं, अदरवाइज यू कैन आस्क मी डाउट। यस यस, कम ऑन फास्ट। टाइम नहीं अभी वेस्ट, बिल्कुल नहीं निकालना है टाइम वेस्ट। एंटायर टाइम शुड बी यूटिलाइज्ड इन कंसेप्ट क्लियरेंस। यस, अब कुछ डाउट है Sir, या? how many ATPs are formed in Sir, how many ATPs are formed in anaerobic respiration? अनएरोबिक के 2 होते हैं, 2 पर ग्लूकोज। Yes. देखेंगे ये अभी इंट्रोडक्शन वाली बात आपको पता चलिए ना, ये हमें आगे देखेंगे कैसे होता है, क्यों कम होते हैं, उसका रीजन भी देखेंगे। Yes, sir. ओके, यस यस यस, ओके। देखो अभी ना मैंने जो बात की ना उस पे मैंने ज्यादा स्ट्रेस किस पे दिया? सेल में क्या होता है इस पे दिया, राइट? व्हाट हैपेंस इनसाइड द सेल। बट एक्चुअली ना ये पार्ट जो सेल के अंदर ऑक्सीजन का क्या यूज होता है और ऑक्सीडेशन कैसे होता है और एटीपी कैसे बनता है,
ये सब बातें हम लोग ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में नहीं लर्न करेंगे। उसके लिए सेपरेट चैप्टर है, दैट इज रेस्पिरेशन इन द प्लांट। एक्चुअली प्लांट हो या एनिमल हो या जो भी बैक्टीरिया हो, जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनमें सेल के अंदर यूज ऑफ ऑक्सीजन और प्रोडक्शन ऑफ CO2 ये प्रोसेस सेम ही होती है और उसको बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और वो हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो ब्रीदिंग, इसलिए इस चैप्टर का नामकरण जो है वो रेस्पिरेशन इन एनिमल नहीं लिखा है। अगर रेस्पिरेशन इन एनिमल लिखा होता तो उसमें ब्रीदिंग भी होता और ऑक्सीजन, हाँ वो ऑक्सीडेशन होता है सेल के अंदर, वो भी लिखा होता। तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज मतलब हम लोग सिर्फ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ही देखेंगे। सेल के अंदर ऑक्सीजन का क्या यूज होता है, कैसे ऑक्सीडेशन होता है, वो सेपरेट चैप्टर में देखेंगे। So have you understood the limitation and scope of this chapter? Yes. Yes, Yes, sir. sir. तो ये चैप्टर और किसी किसी चैप्टर से लिंक्ड है, ये चैप्टर किसी और चैप्टर से लिंक्ड है। देखो ये तो न्यूट्रिशन से तो लिंक ही है ना, क्योंकि जो ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन जो ग्लूकोज बनता है डाइजेशन से, या जो खाते हैं हम लोग ग्लूकोज, न्यूट्रिशन होता है उसमें, तो उस ग्लूकोज का आखिर क्या बनेगा, एटीपी बनेगा और वो सेल के अंदर बनेगा और उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत रहेगी एरोबिक में। विदाउट ऑक्सीजन भी हो सकता है अनएरोबिक में, तो इसमें तो विद ऑक्सीजन है ह्यूमन। तो ये तो हो गया ब्रीदिंग से उसका रिलेशन, यू अंडरस्टूड। Yes. तो ये चैप्टर न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। और कहाँ से रिलेटेड है ये चैप्टर, बायोमोलिक्यूल। यस, रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। रेस्पिरेशन मतलब एक्चुअली सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल में क्या होता है, सेल में ऑक्सीजन का कैसे यूज होता है, CO2 कैसे बनता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। ऑब्वियसली बायोमोलिक्यूल, न्यूट्रिशन से है तो बायोमोलिक्यूल से भी है। और इसका हमें ब्रीदिंग का कंट्रोल भी देखना है ना, कैसे कंट्रोल होता है ब्रीदिंग। तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से भी रेगुलेट है, मतलब कनेक्टेड है। कंट्रोल एंड Cell the unit कोऑर्डिनेशन, of life. हाँ मतलब डायरेक्टली सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से भी है। ओके, तो ऐसे एटसेट्रा, तो हम लोग ऐसे मतलब उसको रिलेट करके पढ़ना चाहिए। तो अभी जाते हैं ऑक्सीजन विच इज यूज्ड बाय सम ऑर्गेनिज्म मैंने लिखा है, एनसीईआरटी में यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म लिखा है, लेकिन हमें थोड़ा सा ये ज्यादा जानना है क्योंकि ऑक्सीजन सब लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज नहीं करते। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अनएरोब है वो विदाउट ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन करवाते हैं, हालांकि वो पार्शियली होता है, कंप्लीट नहीं होता। ऑक्सीजन होगा तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा, पार्शियली होगा। सो ऑक्सीजन व्हिच इज यूटिलाइज्ड बाय सम लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ, डायरेक्ट नहीं है, कैसे ब्रेकडाउन है ऑक्सीजन से, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड एटसेट्रा। और उन इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन है, उससे बनेगा एनर्जी, और ये एनर्जी का यूज होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, सेल के एक्टिविटीज के लिए। ओके, और उससे मतलब ऑक्सीजन यूज करके ये मॉलिक्यूल से एनर्जी बनेगी और CO2 भी बनेगा। CO2 है बाय प्रोडक्ट, एनर्जी है मेन प्रोडक्ट। एनर्जी क्या है, इट इज अ मेन प्रोडक्ट और CO2 है बाय प्रोडक्ट, और CO2 टॉक्सिक है। ओके, और ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ये जो रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीडेशन है, वो कैटाबॉलिक प्रोसेस है। दिस इज द कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो CO2 बनता है उस कैटाबॉलिक प्रोसेस से। ओके, इसका मतलब है कि जो एरोबिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है या सेल्स है, उनको कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए, क्योंकि उनके बॉडी में, उनके सेल के अंदर ऑक्सीडेशन मतलब एटीपी की जरूरत लगातार रहती है। सेल को जिंदा रखने के लिए एटीपी की जरूरत लगातार रहती है। So to produce the ATP continuously, cell require continuous supply of oxygen. और जैसे ही कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन उसका सप्लाई होता है तो कंटिन्यूअसली CO2 भी बनता है एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेस, कैटाबॉलिक प्रोसेस। सो CO2 टॉक्सिक भी है ना, इट इज अ हार्मफुल, और उसको तो विड्रॉ करना है, उसको रिमूव करना है। सो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑक्सीजन का और कंटिन्यूअस विड्रॉवल जो है वो CO2 का।
सो ये जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड विड्रॉवल और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग और कॉमनली कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. तो ब्रीदिंग या कॉमनली रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? इट इज एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, क्योंकि ऑक्सीजन तो हम लोग एटमॉस्फेयर से लेते हैं. हाँ, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं वो हाइड्रोस्फीयर से लेते हैं, तो जनरल टर्म यूज किया. सराउंडिंग से ऑक्सीजन लेते हैं. या पानी में लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई फिश जैसे है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं. तो ये जनरल दिखा है टर्म. सो ऑक्सीजन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद द CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल. तो ऑक्सीजन होता है एटमॉस्फेयर में, CO2 बनाता है सेल्स. ओके ओके. तो एक्चुअली इसको हम लोग कॉमनली रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग बोल सकते हैं. एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम लोग ब्रीदिंग या कॉमनली रेस्पिरेशन बोलते हैं. लेकिन एक्चुअली रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? एक्चुअली अगर हम लोग साइंटिफिकली देखें तो रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड टू रिलीज एनर्जी एंड सम बाय प्रोडक्ट्स. In the presence सम of का environment. मतलब है, सम का मतलब है जो एरोबिक है उनके अंदर CO2 बनाएगा, और जो अनएरोबिक है उसमें बाय प्रोडक्ट कुछ और बनेगा. तो सम बाय प्रोडक्ट्स बोला मैंने. ओके. CO2 और अदर, लाइक CO2 और अदर. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Yes. Yes, 58. ये 2-3 तो मेरा मतलब 55 प्लस है. 55 प्लस है. ठीक है, नो इश्यू. Yes. The next point will be respiratory organs. 17.1. इतना इंट्रोडक्शन हो गया. सबको क्लियर इंट्रोडक्शन? तो थम्स अप कर दो. If the introduction part is clear to you, then please thumbs up. Otherwise, you ask me doubt. Yes, come on fast. बच्चे ना, इस चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है, और आप जैसे बच्चों को पढ़ाने मेरे को भी तो मजा आता है बेटा. लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है आप लोगों की. Yes, come on. Otherwise, you ask me question. Don't be neutral. Yes, come on fast. Yes. 55 बच्चे हैं. 55 बच्चे हैं. एटलीस्ट आप कमेंट तो करो कुछ. अगर इफ यू वांट सम रिवीजन, इफ यू हैव सम डाउट्स इन योर माइंड, आप बिंदास पूछ लो. कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं है. yes we'll move ahead. So now respiratory organ. देखो, ये जो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स हैं. देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स इन दिस वर्ल्ड, और अलग अलग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स है. तो कोई सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई यूनिसेलुलर है, कोई मल्टीसेलुलर है. अगर हम अभी एनिमल्स की बात करेंगे तो सब एनिमल मल्टीसेलुलर है, लेकिन सब एनिमल सेम नहीं है, सेम टाइप के नहीं है, वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, डिफरेंट ग्रुप्स है. तो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स शो डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ रेस्पिरेशन. उनमें रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म अलग अलग है, और वो किस पे डिपेंड है? पहला तो है हैबिटेट. मतलब इट इज द प्लेस वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑकर, लिव इन द नेचर. नेचुरल होम. ओके. हैबिटेट इज द नेचुरल इमीडिएट एरिया इन व्हिच दे ऑकर. तो जो भी हैबिटेट है, और जिस हैबिटेट में या प्लेस में एनिमल ऑकरिंग है, लाइव रह रहा है, उसके अनुसार दे हैव अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैकेनिज्म. फॉर एग्जांपल फिश है, फिश वाटर में रहते हैं, उनके पास गिल्स होता है, लंग से डिजॉल्व ऑक्सीजन का मतलब यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता. और रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है, तो उनके पास लंग्स है. रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है, तो उनके पास लंग्स है. फॉर टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेशन, इट इज एक्वाटिक रेस्पिरेशन के लिए गिल्स, और टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेशन के लिए
लंग्स होते हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स। जब मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर दो, जो मैमल पानी में रहते हैं ना, एक्वाटिक मैमल्स होते हैं, और Yes. जो रेप्टाइल भी पानी में रहते हैं ना, पानी के अंदर रहते हैं कि नहीं, Yes, sir. टर्टल, कोई कोई स्नेक्स भी होते हैं पानी के अंदर, कोई कोई बर्ड्स भी पानी में रहते हैं। तो जब वो पानी में है तो कैसे ब्रीदिंग करते हैं, क्योंकि उनके पास तो गिल्स नहीं होते ना, तो हाउ दे ब्रीद? सर लंग्स के थ्रू। लेकिन Lungs. So skin. लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन ले सकते हैं, पानी का ऑक्सीजन। The skin. So skin. Skin. दे कम आउट, यस, विकास ने बिल्कुल सही बोला, दे कम आउट ऑफ वाटर। स्किन से नहीं करेंगे ना बेटा। रेप्टाइल्स देखो, रेप्टाइल्स का स्किन कितना थिक होता है। स्किन तो थीन होना चाहिए ना, पतला पतला सा होना चाहिए, जैसे कि एम्फीबियन का होता है, बहुत ही पतला पतला एकदम थीन स्किन होता है। अगर थिक है, उस पे स्केल्स है या प्लेट्स है या सूट्स है, तो दे आर नॉट एबल टू एक्सचेंज द गैसेस। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो Yes, पानी, sir. वो पानी के ऊपर आप उनका जो नोज होता है वो निकालते हैं और ब्रीदिंग करते हैं। पानी के अंदर से डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं ले सकते। अंडरस्टूड? तो Yes. Yes, sir. हालांकि वो पानी में गुजर सकते हैं अपने आप को, लेकिन ब्रीदिंग के लिए उनको वाटर के सरफेस पे आना पड़ेगा। अंडरस्टूड? ओके, Yes, तो sir. एक तो ये हैबिटेट हो गई, हैबिटेट अलग है, उसके अनुसार उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर अलग है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमें पता है कि देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि पोरीफेरा है, पोरीफेरा में क्या है, सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है ना, Yes, सेल्यूलर sir. ऑर्गेनाइजेशन। तो पोरीफेरा में कोई टिश्यू नहीं है। इधर नाम तो लिखा है ऑर्गन, इसका मतलब ये नहीं है कि हर में कोई ऑर्गन होगा, क्योंकि पोरीफेरा में सिर्फ सेल है, मास ऑफ सेल है, बहुत सारे सेल्स है, मल्टीपल सेल्स, लेकिन कोई टिश्यू नहीं है। तो उनमें ट्रूली ऑर्गन या टिश्यू नहीं बोल सकते। तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें सरफेस जो है ना, सेल सरफेस, सेल या बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस, ओके, इज द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। वो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन, एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। क्योंकि उसके सराउंडिंग में जो पानी है उसमें ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और उनके सेल के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम है। सो ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर, टू इनसाइड द सेल वेयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज लो। एंड उसके सेल्स ऑक्सीजन यूज करते हैं, तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। जैसे कि ऑक्सीजन आया, उसको यूज करा, कुछ ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है उनके सेल के अंदर, एंड CO2 प्रोड्यूस होता है ना बाय मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ऑक्सीडेशन। तो CO2 बढ़ता है, तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में ज्यादा होता है, सराउंडिंग वाटर में कम होता है। सो ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम एक्सटर्नल, दैट इज वाटर, टू द सेल, इनटू द सेल्स, एंड CO2 फ्रॉम सेल्स इनटू द वाटर। यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. डिफ्यूजन। Yes, sir. पोरीफेरा के बाद क्या है, हमें पता है, पोरीफेरा है। टिश्यू लेवल किसमें है, निडेरिया, उसको सिलेंट्रेटा पे बोलते थे ना, सिलेंट्रेटा या निडेरिया, उसमें टिश्यू लेवल होता है ना। लेकिन उसमें कैसे होता है, इससे भी होता है सरफेस, कैसे होता है, सरफेस से होता है, और सेम बाय डिफ्यूजन। टिश्यू हुआ तो भी इनके पास कोई स्पेशल टिश्यू तो नहीं है ना, जो कि रेस्पिरेशन कर रहे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर ले। So there is no particular tissue for exchange of gases in Nidaria Coelenterata, so body surface। उसके बाद क्या आया, Ctenophore. टीनोफोरा। टीनोफोरा में क्या है, Tissue. Tissue Tissue level. level. निडेरिया, तो उससे भी सेम होगा ना, डिफ्यूजन, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. टीनोफोरा के बाद क्या आया, Platyhelminthes. प्लैटीहेल्मिन्थ।
प्लेटिहेलमिंथिस। तो उसमें क्या हुआ? organ अगेन and organ system. लेकिन उस पे भी बॉडी सरफेस से ही होता है, उनमें कोई स्पेशल ऑर्गन अभी तक नहीं बना है रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग का बाय डिफ्यूजन। इस सब में डिफ्यूजन से ही होता है बॉडी सरफेस, ठीक है। इसमें भी क्या है, ऑर्गन Yes, एंड sir. ऑर्गन है, लेकिन एक्सक्रीशन का कोई ऑर्गन नहीं है ना। बाकी क्या ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है, लेकिन एक्सक्रीशन का सॉरी ब्रीदिंग का कोई ऑर्गन नहीं है ना। अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद Excrementus. इसमें भी ऑर्गन सिस्टम है, लेकिन उनमें Yes. भी बॉडी सरफेस से ही होता है। इसके बाद क्या आया? Annelida. Annelida. एनिलिडा Annelida. में भी ऑर्गन सिस्टम है, लेकिन उनके पास भी बॉडी सरफेस, उसके बॉडी सरफेस को क्या बोलते हैं? मॉइस्ट क्यूटिकल। क्या है उसका बॉडी सरफेस? मॉइस्ट क्यूटिकल। और इससे भी डिफ्यूजन से ही होता है। तो ये मॉइस्ट सरफेस है ना, तो उसको अभी ये अपनी स्किन है, यहाँ पे स्किन है, मॉइस्ट क्यूटिकल या स्किन है उनकी, तो स्किन से है तो उसको बोलते हैं क्यूटेनियस। क्या बोलते हैं? Cutaneous. Cutaneous. Cutaneous रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग। ओके, क्यूटेनियस इसको भी बोल सकते हैं, क्यूटेनियस, एस्केलमेंथिस को, प्लैटिहेलमिंथिस को, सबको क्यूटेनियस बोल सकते हैं। क्यूटेनियस, यहाँ पे भी क्यूटेनियस बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आया? Arthropoda. Arthropoda. आर्थ्रोपोडा। Gills. देखो इसमें Arthropoda. ऑर्गन सिस्टम है, Book gills. क्या है उसमें? Organ system. book lung, Lung. बुक गिल्स है ना, सर नॉर्मल गिल्स भी तो है उसमें। गिल्स भी है। और क्या है? और क्या है? Lungs. और क्या है? सर कुछ और उसके भी बाद? है आर्थ्रोपोडा में इन सब के अलावा? या देखेंगे उसको। और क्या होता है मोलेक्स। आर्थ्रोपोडा के बाद? उसमें क्या ऑर्गन होता है? सिस्टम लेवल। या टीनिडिया, पता है ना? टीनिडिया yes, sir. फीदर्स होते हैं, फीदर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं यस ना, सर। फीदर लाइक स्ट्रक्चर किसमें होते हैं ये? मोलेक्स। इन मैंटल, इन मैंटल कैविटी। तो उसके बाद मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा। इकानडर्मेटा में क्या है? ये उनका वो वाटर वैस्कुलर सिस्टम वो सब Yes. करता है, ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम, राइट। और उसके बाद Chordates. Hemichordate. हेमिकॉर्ड में कैसे होता है? यस, Mollusca. मोलस्का। So gills के through, और कॉर्डेट में क्या है? एक तो गिल्स है, Lungs. या स्किन है, या लंग्स है, Lungs. डिपेंडिंग अपॉन, राइट। तो गिल्स को बोलते हैं, क्या बोलेंगे गिल्स को? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? Bronchial respiration. ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलेंगे। स्किन से तो क्या बोलेंगे? क्यूटेनियस, Cutaneous. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और लंग से हो तो क्या बोलेंगे? Pulmonary. Pulmonary respiration. पल्मोनरी, राइट। ये किस आर्थ्रोपोडा किस में किस किस एनिमल में तीनों प्रकार से होता है? एम्फीबिया में ना, Frog. yes, sir. एम्फीबिया में ऑल थ्री डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ द लाइफ ना।
Yes. Yes, Yes, sir. sir. टैडपोल है तो उसमें गिल से होता है ना, और बाद में एडल्ट जो है ना, एडल्ट, अगर एडल्ट पानी में है, वाटर में, तो उसमें क्या होता है, स्किन से भी होता है, और लैंड पे है तो लंग्स पे भी से होता है, राइट। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो एक्चुअली इसमें ना हम लोगों ने दो पार्ट कवर कर लिए, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्वे ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एनिमल किंगडम, राइट। Yes, sir. ओके, तो इससे इसका अगर समरी निकाले हम लोग, तो हमें क्या पता चला, एक तो बॉडी सरफेस, दूसरा स्किन, तीसरा गिल्स, Oh, gills. हाँ वो मतलब छोटे वाले गिल्स ना, रिड्यूस गिल्स, और Lungs. लंग्स। देखो बुक गिल्स कैसे होते हैं पता है आपको, बुक गिल्स आपको पता है ना, No, बुक, sir. ये बुक होता है ना, बुक, सपोज ये बुक है ना, तो उसके बुक के अंदर वो पेजेस होते हैं ना, पेजेस, Yes, sir. उसके sir. जैसे उनके अंदर गिल्स होते हैं, छोटे 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 छोटे, ठीक है ना। Yes, ठीक है, sir. उसकी ज्यादा Yes, sir. डिटेल में नहीं जाएंगे। हाँ, अब कुछ कोई तो बात कर रहा था आर्थ्रोपोडा की, क्या बात कर रहे थे। सर आपने बताया नहीं था आर्थ्रोपोडा में वो कौन सा हाँ हाँ, होता है। क्या क्या होता है बोलो, कौन बोलेगा आर्थ्रोपोडा में क्या क्या होता है। बुक गिल्स है, गिल्स है, बुक लंग्स है, और क्या है, सर आपने ट्रैकिया बोला होते था। हैं, ट्रैकिया, ट्रैकिया होते हैं ना, कॉकरोच में, इंसेक्ट में Yes. होते कि नहीं, ट्रैकिया, ट्रैकियल ट्यूब्स एंड Yes, sir. Yes, स्पायरैकल्स, sir. ट्रैकिया एंड स्पायरैकल्स, राइट। Yes. स्पायरैकल्स एंड ट्रैकिया, ठीक है। तो एक्चुअली ना इसमें इतना ही लिखेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर उनके बॉडी में कोई ज्यादा ऑर्गन डेवलप नहीं है तो कुछ सेल्स का मतलब बॉडी सरफेस करेंगे, और कुछ अगर, देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अभी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब उनके यहाँ पे कोई ना कोई ऑर्गन चाहिए रेस्पिरेशन करने के लिए, लेकिन ऑर्गन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो कि सिलेंट्रेटा टिनोफोरा में टिश्यू है, लेकिन जो भी टिश्यू बॉडी में है वो अलग अलग फंक्शन के लिए है, लेकिन कोई रेस्पिरेशन के लिए कोई टिश्यू बना नहीं है अभी तक, उस मोड पे नहीं है, उस वाले मोड ऑफ इवोल्यूशन पे नहीं है, ठीक है। इसका और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद देखो कि प्लैटीहेलमिन्थेस में क्या है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम दोनों है, कोई कोई ऑर्गन है, कोई कोई ऑर्गन सिस्टम है, लेकिन फिर भी उनमें कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, बॉडी सरफेस है, एंटायर बॉडी सरफेस से होता है। वैसे ही एस्केलमेंथिस एनिलिडा, एनिलिडा भी तो अच्छी खासी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेकिन फिर भी उनके यहाँ पे उनके बॉडी में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता, एंटायर बॉडी सरफेस या मॉइस्ट स्किन बोलते हैं उसको, मॉइस्ट क्यूटिकल दैट कैरी आउट द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अभी आर्थ्रोपोडा से हम लोग देखेंगे, आर्थ्रोपोडा तो कॉर्डेटा, तो उनके बॉडी में आपको स्पेसिफिक कुछ स्ट्रक्चर मिलेंगे, ऑर्गन्स मिलेंगे। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, किसी को आइडिया ये मैं सब क्या बोल रहा हूँ, इससे क्या मतलब, इसका मीनिंग क्या है, एनीबॉडी गेस। Evolution. Evolution से देखो कि भाई जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है ना, उस ब्रीदिंग के मैकेनिज्म के लिए कोई बहुत ही सुपर स्पेशलाइज्ड पार्ट का होना जरूरी नहीं है। अंडरस्टूड, यू Yes, sir. अंडरस्टैंडिंग कि नहीं। sir. हाँ, तो देखो कि जिन एनिमल्स के ग्रुप में ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम डेवलप हुआ, तो उनके बॉडी में
बाकी के लिए ऑर्गन तैयार हो गया, लेकिन उनके बॉडी में, किसी किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ऑर्गन सिस्टम है बाकी कुछ और ऑर्गन के लिए, लेकिन रेस्पिरेशन के लिए अभी तक ऑर्गन सिस्टम नहीं है। अंडरस्टैंड? अगर ऐसा होता कि बाबा उनके लिए रेस्पिरेशन के लिए भी ऑर्गन का होना जरूरी होता है ना, तो उनके बॉडी में रेस्पिरेशन का ऑर्गन रहता, क्योंकि वो तो जनरल बॉडी का पार्ट भी कर लेता है, डिफ्यूजन जैसे, मतलब उसका स्किन भी कर लेता है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर फंक्शन, हर फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म के लिए उसके पास अलग अलग ऑर्गन है। जो जो फंक्शन जनरल बॉडी कर सकता है कुछ हद तक उसके लिए ऑर्गन होना उतना जरूरी नहीं होता। मतलब ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन सबके लिए सेम नहीं है, वो डिपेंड करता है कि किसके लिए ज्यादा जरूरी है और किसके लिए कम जरूरी है। तो इवोल्यूशन का ट्रेंड ऐसे होता है कि सब ऑर्गन सिस्टम है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि सब में सब फंक्शन के लिए ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है। जिनके लिए बहुत ही जरूरी है उनके लिए तो होना चाहिए, अगर इनके लिए बाकी का कोई पार्ट कर रहा है तो उनके लिए नहीं हुआ तो भी चलेगा। यू अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. इससे ही हम लोग ने देखा कि आर्थ्रोपोडा से आगे चले, आर्थ्रोपोडा से पीछे भी हम लोगों ने देखा कि ऑर्गन सिस्टम था, लेकिन उनमें रेस्पिरेशन का स्पेशल ऑर्गन नहीं था। आर्थ्रोपोडा से आगे हम लोगों ने देखा कि वो इवोल्यूशन में कैसा ट्रेंड आया। तो पहले पहले भी सिंपल है, लेकिन बाद में कॉर्डेट में तो बहुत स्पेशलाइज हो गया। कोई गिल्स है, कोई लंग्स भी है, तो लंग्स एंड गिल्स स्पेशलाइज है। तो बाद में ये ग्राफ जो है ना इवोल्यूशन का, वो ऐसे ही बढ़ा। पहले तो ऐसे जा रहा था, ऐसा थोड़ा सा फ्लैट जा रहा था, बाद में ऐसा पीक ले लिया उन्होंने। हैव यू अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग? Yes, sir. Yes. ओके ओके ओके। सो दिस, इस चीज में हमें इतना ही लिखना था एक्चुअली कि डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि सेल लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, तो उसके अनुसार उनके बॉडी में अलग अलग मतलब स्ट्रक्चर रहेंगे, इतना ही लिखना था। लेकिन इसको मैंने उस पार्ट से कंबाइन किया क्योंकि आपको ये इवोल्यूशन का ट्रेंड भी समझ में आना चाहिए। इसका सिंपल मतलब ये है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब हर फंक्शन के लिए ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होना जरूरी नहीं है, अगर वो काम कोई जनरल स्ट्रक्चर से भी चल रहा है तो। क्लियर दिस थिंग? Yes, sir. sir. Yes, sir. तो इसमें तो इन ब्रीफ Sir, hemichordates रह गए. रहेगा क्या? हेमिकॉर्डेट्स में कैसे होता है? क्या होता है हेमिकॉर्डेट्स में? यस, देख लो एनसीईआरटी, देख लो, देख के बताओ। यस, Gills. गिल्स के थ्रू। एनसीईआरटी देख के भी नहीं बता सकते Sir, gills. क्या होता है? गिल्स होते हैं। किसमें होते हैं गिल्स? ठीक है, क्लियर? Yes, sir. इन ब्रीफ, रेस्पिरेटरी organs in different groups of animals. क्लियर? इतना सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इतना तो हो गया हमारा। यस, यस। और उसके बाद हमें क्या देखना है? डायरेक्टली देखना है हमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखनी है। विल स्टार्ट। इसको पॉइंट नंबर क्या दिया? 17.2 दिया है क्या एनसीईआरटी में? 17.1. 70 पॉइंट Sir, 17.1.1.
1.1, अरे बाप रे इतना कौन देगा। ठीक है चलते हैं उससे चलते हैं। 0.1 ह्यूमन। सर आप इसको अपने हिसाब से नंबरिंग दे दो ना। हाँ मतलब ये से क्यों दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने सोचा कि थोड़ा सा मतलब बुक के अनुसार चले तो आपको ह्यूमन बुक के अनुसार चलेंगे हम लोग। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी हम लोगों ने डिटेल में देखना है थोड़ा सा। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमें उसका डायग्राम बनाना है। अभी पहले डायग्राम बनाना है। देखो कोई तो लग रहा है ना, Yes, sir. ये ऐसे लग रहा है भूत पिशाच आदमी लग रहा है ना। ये Yes, से एक sir. ह्यूमन बीइंग लग रहा है। ठीक है ये थोड़ा ना स्लाइड हो जाता है। तो ये तो हो गए नॉस्ट्रिल्स। ये क्या हो गए, नॉस्ट्रिल्स। ये कितने होते हैं, 2 होते हैं ना। Yes, sir. ओके 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं, या इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल नेयर्स। एक्सटर्नल नेरीज बोले, नेयर्स बोले, एक ही बात है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। हम लोग इधर में लिखता हूँ पहले। पहला क्या है, एक्सटर्नल। इससे बेटर क्या रहेगा, इससे बेटर ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नोज। नोज तो लिख सकते हैं ना पहले, नोज। तो उसमें ये आया पहले क्या, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स या नेयर्स, नॉस्ट्रिल्स। उसके बाद क्या आया, नेजल चैम्बर। नेजल चेम्बर या नेजल कैविटी। उसके बाद क्या आया, इंटरनल लेयर्स। इंटरनल नेयर्स। ये बहुत छोटे होते हैं, पता है ना आपको, इसका डायमीटर बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। अरे क्या लिखा मैंने, उसके बाद क्या आया, लैरिंक्स। डायरेक्टली लैरिंग्स तो आगे है, नेजोफैरिंग्स। यस सर। उसके बाद क्या आया, ऑरोफैरिंग्स। फेरिंक्स। ऑरोफैरिंग्स आ गए ना। उसके बाद आया लैरिंग्स, सॉरी लैरिंजियोफैरिंग्स। उसके बाद क्या आया, Trachea. फेरिंक्स। फैरिंग्स। फैरिंग्स तो हो गया, Sir, larynx. लैरिंग्स। लैरिंक्स सर। लैरिंग्स में पहले क्या होता है, एपिग्लॉटिस, राइट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देन ग्लॉटिस,
और उससे बाद में क्या होगा? ट्रैकिया। एक मिनट ट्रैकिया की अभी टाइम है, साउंड बॉक्स आ जाएगा ना, क्या वही लैरिंग्स और उसमें आएगा वोकल कॉर्ड्स। क्या आएगा? वोकल Bronchi क्या है? वोकल कॉर्ड्स आएगा ना। और उसके बाद आया इधर देखो, Yes. Yes, sir. ट्रेकिया आ गया। उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंका में आ गई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इनिशियल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल। पहले एनालिस करते हैं उसको। टर्मिनल ब्रोंकियोल, उसके बाद क्या है? टर्मिनल ब्रोंकियल के बाद डक्ट्स, अल्वियोलर डक्ट्स, एट्रिया, अल्वियोलर सैक्स और अल्वियोलाई। और इस पूरे पूरे मिला के ये सब किसके अंदर होते हैं? लंग के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? Lungs, लंग। लंग्स के अंदर होते हैं। ठीक है। और उसके नीचे आ गया diaphragm. ठीक है। तो इतना तो डायरेक्टली पार्ट आ गया रेस्पिरेटरी सिस्टम का। रेस्पिरेटरी सिस्टम का इतना डायरेक्टली पार्ट आ गया, राइट? Yes, sir. तो देखेंगे हम लोग, देखो कि ये इधर पैलेट है, इधर क्या है? पैलेट है, राइट? पैलेट। इधर होगा हार्ड पैलेट और उसके बाद होगा सॉफ्ट पैलेट। और उसके ऊपर जहाँ पे इधर है, ये देखो, ये तो नेजल चेम्बर है, नेजल चेम्बर या नेजल कैविटी। उसके बाद यहाँ कहीं पे होगा इंटरनल नेयर्स, मान सकते हैं इधर कैसे कोई तो होगा इंटरनल नेयर्स। दो होते हैं ना, ऐसे दो होते, दो साइड से इंटरनल नेयर्स। उसके बाद ये आ गया नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स। उसके बाद यहाँ पे आ गया ये, देखो ये सॉफ्ट पैलेट का ये आ गया यूयुला, पता है ना? ये Yes. यूयुला आ गया। Yes, उसके sir. बाद यहाँ पे क्या है? ऑरोफेरिंग्स। इधर है, इधर टंग वगैरह है। ये है ट्रैकिया। ये ट्रैकिया का ओपनिंग है, उसको बोलते हैं ग्लॉटिस। और उसके ऊपर लीड जैसा, ढक्कन के जैसे एपिग्लॉटिस है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. और ये तो मैं सिर्फ निकालता हूँ, ये इसोफेगस। और ये एपिग्लॉटिस के अंदर यहाँ पे है साउंड बॉक्स, लैरिंग्स, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको बोल सकते हैं, ये है एपिग्लॉटिस। इसके ओपनिंग को बोलेंगे ग्लॉटिस। और ये तो हुआ लैरिंग्स, साउंड बॉक्स। ये है ट्रैकिया। और ट्रैकिया जैसे नीचे जाता है, नेक से अंदर थोरैक्स में जाता है एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, पता है ना? Yes, sir. Yes, sir. एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। तो इसको ऐसे लिखते हैं T5, राइट? थोरैसिक T5 पे लिखते हैं, T5 मतलब फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे डिवाइड होता है और ब्रोंकाई बनते हैं। ये है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, ये है राइट प्राइमरी ब्रोंकस। तो ब्रोंकस जब अंदर जाता है
तो उसको ब्रांचेस आते हैं, उस ब्रांचेस को बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई, उसके ब्रांचेस को बोलेंगे टर्शरी ब्रोंकाई। सो प्राइमरी ब्रोंकाई, ये है प्राइमरी ब्रोंकाई ब्रोंकस, ये है सेकेंडरी ब्रोंकस, ये है टर्शरी ब्रोंकस, और टर्शरी ब्रोंकस के ब्रांच को बोलेंगे ब्रोंकियोल। क्या बोलेंगे? ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल के पहले पार्ट को बोलेंगे इनिशियल ब्रोंकियोल, इनिशियल ब्रोंकियोल, और उसके लास्ट वाले पार्ट को बोलेंगे टर्मिनल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल। और टर्मिनल ब्रोंकियोल जो है उसके एंड पे क्या रहेगा? डक्ट रहेंगे, इसे मान के चल सकते हैं हम लोग। और उसके पास रहेंगे अल्वियोलाई। इस सबको बोलेंगे हम लोग अल्वियोलाई, एल्वियोलाई। हाँ, और ये एक है सैक, अल्वियोलर सैक, अल्वियोलर सैक। और ये जो है ये है डक्ट, अल्वियोलस की डक्ट है। ठीक है, हर अल्वियोलस की डक्ट है। क्लियर? Yes, sir. Yes, यहाँ पे मैं sir. लंग निकालता हुआ ऐसे, ये वाला लंग, और इधर का लंग मैं नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आगे जा रहा है। सो इज इट क्लियर डायग्राम? Yes, sir. क्या क्या है? क्या क्या है? नोज है, पहले नोज का एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, नेजल चेम्बर या नेजल कैविटी है, उसके बाद इंटरनल नेरीज है। एक्सटर्नल नेरीज 2 होते हैं, नेजल चेम्बर भी 2 होते हैं, इंटरनल नेरीज भी 2 होते हैं, लेकिन नासोफेरिंग्स 1 होता है, ऑरोफेरिंग्स 1 होता है। उसके बाद का आपको पता है लैरिंग्स भी 1 ही होता है, ट्रैकिया 1 होता है, ब्रोंकाई 2 होते हैं, ब्रोंकियल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, और ये इनिशियल टर्मिनल, ये बहुत होते हैं, अल्वियोलाई भी बहुत होते हैं। तो हम लोगों ने देखा ये। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So have you understood this diagrammatic representation? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अगर आपको क्लियर है तो आप थम्स अप कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। Yes, come on. Yes. Yes, come on fast. Yes. Otherwise you can ask me doubt. इसको ही हम लोग देखेंगे, हर पार्ट का डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ओके? यस। सो इट इज गुड टू गो नाउ। वी आर गोइंग टू स्टॉप टुडेज लेक्चर। कल मिलते हैं इसी टाइम पे 8 से 9 बजे। और 7:55 को ही आपको एंटर करना है, एडमिट करना है। करेक्ट? Yes, sir. यस यस यस। मिलते हैं कल। गुड नाइट। Good night, sir. गुड नाइट। Thank you, sir. Good Yes, night, good sir. Right, sir. गुड नाइट। Good night, sir. गुड नाइट।